जय हिंद प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक। देखो, जहाँ तक मेरे को विश्वास लग रहा है, ठीक है, और जहाँ तक मेरा एग्ज़ाम देने का एक्सपीरियंस है, पिछले पेपरों को पढ़ने के बाद जो मेरे को नॉलेज आया, उन सभी को बेस मानते हुए मैं यहाँ पर आज आपको बताने वाला हूँ कि इस क्लास से 100% एक क्वेश्चन बनेगा। इस वाली क्लास से 99% प्रोबेबिलिटी है यहाँ से क्वेश्चन बनने की, क्योंकि इस क्लास में मैं जो भी आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, पिछले 3 दिन में मैंने जो जो क्लास पढ़ाई थी कार्टोग्राफी की, वहाँ से एक क्वेश्चन तो बिल्कुल 100% आएगा। ये मैं पूरी गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ। अब जब मैं 3 दिन का एक साथ एवरेज बता रहा हूँ, तो फिर तीनों दिन में सारे के सारे दिन 100% बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं एग्रोग्राफ, हीदर ग्राफ, इन सभी के बारे में। ओगिलिव ग्राफ बिल्कुल फुल डिटेल से बताऊँगा आपको। आपके जो भी डाउट हैं उनको मैं बिल्कुल 100% क्लियर करने की कोशिश करूँगा, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैंने आइसोसिस्मल होमोसिस्मल में आपका कंफ्यूज दूर किया, जैसे मैंने उसमें कल किस में किया था, कोरोप्लेथ उसमें कोरोक्रोमेटिक और कोरोस्मेटिक में किया। इसके अलावा जैसे मैंने कोरोप्लेथ और आइसोप्लेथ में किया, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से यहाँ पर मैं आपके जो भी डाउट हैं, जो भी कन्फ्यूजन है, सारे के सारे क्लियर करने वाला हूँ। एग्रोग्राफ, इसमें किसी क्षेत्र की फसलों के वर्धन, किसी फसलों के क्षेत्रफल एवं वर्धन काल का उस क्षेत्र की जलवायु से संबंध प्रदर्शित किया जाता है। वर्धन काल का मतलब होता है उस फसल का टाइम पीरियड, वो फसल कितने साल में तैयार हो रही है, कितने महीने में तैयार हो रही है। सपोज दैट गन्ना 1 साल में पैदा हो रहा है, चाय 1 साल में पैदा हो रही है, गेहूँ 6 महीने में पैदा हो रहा है, बाजरा 4 महीने में पैदा हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, हर एक फसल का वर्धन काल है। यदि आप फार्मर हो, किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आपको सारी चीज़ें पता होंगी कि कौन सी फसल लगभग कितने टाइम में पकती है, ठीक है। तो जिस दिन हम फसल बोते हैं तब से लेकर फसल की कटाई तक जो टाइम पीरियड होता है, उसको हम उस फसल का वर्धन काल कहते हैं। इसमें किसी क्षेत्र की फसलों का, अब ध्यान से सुनना, इग्रोग्राफ में क्या होता है कि इसमें किसी क्षेत्र की फसलों के क्षेत्रफल और वर्धन काल का उस क्षेत्र की जलवायु में तापमान और वर्षा दोनों शामिल होंगे से संबंध प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो ध्यान रखना, इग्रोग्राफ में हम क्या करते हैं, इसमें कोई भी फसल का वर्धन काल और क्षेत्रफल दोनों एक साइड है, दूसरी साइड है जलवायु, और उनके बीच में संबंध स्थापित किया जाता है। जैसे राजस्थान में चावल नहीं पैदा होता, पैदा कर भी नहीं सकते क्योंकि होगा नहीं। रेगिस्तान वाले भाग है जो जैसलमेर है, वहाँ पर आप वो नहीं उगा सकते, गन्ना नहीं उगा सकते, हर फसल नहीं उग सकती वहाँ पर, चाय नहीं उगा सकते यहाँ पर। क्यों? क्योंकि फसल का जलवायु के साथ संबंध अच्छा नहीं है। आप यहाँ पर सेव नहीं उगा सकते आप। और जैसलमेर में कोई सेव उगाने की बात कहे तो भाई साहब वो तो एक बहुत ही बड़ा महात्मा इंसान है कि जैसलमेर में सेव उगा रहा है। जैसलमेर का सेव से कोई संबंध अच्छा नहीं है, वो नहीं हो सकता। जैसे मान लो कि अच्छे रिलेशनशिप नहीं है दोनों के बीच में। राजस्थान में गेहूँ अच्छा उगता है, यूपी में चावल अच्छा उगता है, वेस्ट बंगाल में चाय गन्ना वगैरह बहुत अच्छे से उगते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी फसल का और जलवायु के साथ क्या है, अच्छा रिलेशनशिप है, अच्छी बॉन्डिंग है। जैसे आप में आपकी गर्लफ्रेंड में, आपकी प्रेमिका में अच्छी बॉन्डिंग है, ठीक है। आप अच्छे से बैठ सकते हो, बात कर सकते हो, अपने मन की बातें बता सकते हो, प्यार मोहब्बत की बातें कर सकते हो। यदि अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, आपने किसी लड़की को प्रपोज किया है, आपने किसी लड़के को प्रपोज कर किया, उसने मना कर दिया, नो आई हैव ऑलरेडी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, फिर आप उससे बात करके दिखाओ, नहीं हो पाएंगी बातें, किसी हाल में नहीं हो पाएंगी बातें। क्यों? क्योंकि दोनों में रिलेशनशिप नहीं है। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से राजस्थान में जो पश्चिमी भाग है उसमें गन्ना चावल, इन फसलों का वहाँ की जलवायु के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए दोनों में कभी तालमेल नहीं बैठ पाएगा, ठीक है। तो किसी भी क्षेत्र की जलवायु पहला फैक्टर, क्षेत्रफल और वर्धन काल दूसरा फैक्टर,
इन दोनों फैक्टरों के बीच में जो संबंध प्रदर्शित किया जाता है ना, वो किसके द्वारा किया जाता है? एग्रोग्राफ के द्वारा किया जाता है। ठीक है, एग्रोग्राफ का जो डायग्राम है, जो ग्राफ है, हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप ध्यान रखना प्यारे साथियों, कुछ लोग बोलेंगे कि यार यहाँ पर इससे मतलब क्या निकलेगा, यहाँ पर आपने महीने लिखा है, टाइम लिखा है, यहाँ पर आपने जलवायु लिखी है, क्या आप ऐसे कर सकते हैं? इनको नहीं कर सकते आप। ध्यान रखना, जो एग्रोग्राफ है उसमें जो क्षैतिज आरेख है, जो क्षैतिज आरेख है, वहां पर आप केवल टाइम पीरियड दिखा सकते हो, और जो ऊर्ध्वाधर आरेख है उसमें केवल आप जलवायु दिखा सकते हो। यहाँ पर आप किसी भी फसल को मेंशन कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपने ऐसे बनाया, यहाँ पर लिख दिया आपने क्या, महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने। यहाँ पर आपने क्या किया, जलवायु लिख दिया, वर्षा लिख दी, टेम्परेचर लिख दिया एक साथ, फिर मिलाओ आप, भाई ये इतने टाइम में फसल पैदा हो रही है, ये इतने में, ये इतने। अब जैसे किसी ने पूछ लिया कि गेहूं की फसल बताओ कितने टाइम में, ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया भाई गेहूं की फसल के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए और 15 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। ये सारी विशेषताएं इस आरेख की, यहाँ की। हमने तुरंत क्या किया कि गेहूं की फसल है, 6 महीने पकती है, ये लो। ठीक है ना, ये दोनों विशेषता किसकी है? गेहूं की फसल के लिए। तो एग्रोग्राफ में ध्यान रखना, क्षैतिज अक्ष पर ऑलवेज टाइम पीरियड रहेगा, ऊर्ध्वाधर अक्ष पर ऑलवेज जलवायु रहेगी। अग्रोग्राफ में मासिक वर्षा की मात्रा को साधारण दंड आरेख द्वारा, तापमान व अपेक्षित आर्द्रता की मात्रा को वक्र रेखाओं द्वारा तथा फसलों के क्षेत्रफल को अलग अलग आयतों के द्वारा दिखाया जाता है। इसमें तीनों बातें आप ध्यान रखना, इसमें हर एक स्पेसिफिक है। जैसे यहाँ पर यदि आपको मासिक वर्षा की मात्रा दिखानी है तो आपको साधारण दंड आरेख का प्रयोग करना पड़ेगा। आपको यदि तापमान व अपेक्षित आर्द्रता दिखानी है तो आपको वक्र रेखाओं का प्रयोग करना पड़ेगा, और यदि आपको फसलों के क्षेत्रफल को दिखाना है तो आपको आयतों का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तीनों बातें थी, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होंगी। पहला इंपॉर्टेंट, क्षैतिज वक्र पर केवल, क्षैतिज आरेख पर केवल टाइम पीरियड रहेगा, ऊर्ध्वाधर आरेख पर केवल जलवायु रहेगी। अग्रोग्राफ में मासिक वर्षा की मात्रा को दिखाने के लिए साधारण दंड आरेख का प्रयोग किया जाता है। तापमान अपेक्षित आर्द्रता को दिखाने के लिए वक्र रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, और फसलों के क्षेत्रफल को दिखाने के लिए आयतों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, अच्छे से आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं ओगिलवी का एग्रोग्राफ। एक ओगिलवी महोदय थे जिन्होंने भी एग्रोग्राफ दिया, और उनके एग्रोग्राफ की भाई कुछ इन्होंने अलग दिया। यदि बिल्कुल एज इट इज ये एग्रोग्राफ जैसा बताते तो इनके एग्रोग्राफ को कौन जानता? कोई नहीं जानता। इन्होंने क्या किया, कुछ स्पेशल दिया उसमें, और इसीलिए इनके एग्रोग्राफ को ओगिलवी का एग्रोग्राफ कहते हैं। अब आप बोलोगे कि सर फिर ओगिलवी का एग्रोग्राफ ही क्यों करें, क्योंकि ये एग्रोग्राफ ही था, लेकिन वो एक मॉडिफाई एग्रोग्राफ था। ओगिलवी का जो एग्रोग्राफ है वो क्या है, एक मॉडिफाई एग्रोग्राफ है। एग्रोग्राफ शब्द का सबसे पहले प्रयोग एक गैडे ने किया था। जिसने? एक गैडे ने। एक गैडे एक विद्वान थे जिन्होंने एग्रोग्राफ शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। 1938 में एग्रोग्राफ शब्द का प्रयोग ओगिलवी ने किया। ठीक है, एग्रोग्राफ शब्द का सबसे पहले प्रयोग एक गैडे ने किया। एग्रोग्राफ शब्द का 1938 में प्रयोग ओगिलवी ने किया, और इन्होंने एक अलग ही एग्रोग्राफ बना दिया जिसको ओगिलवी का एग्रोग्राफ कहा जाने लगा। इस विशेष प्रकार के एग्रोग्राफ में महीनों के अनुसार दैनिक कार्यों की प्रकृति एवं उनकी घंटों में अवधि को वर्ताकार वक्रों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बहुत स्पेशल बात है यहाँ पर। इस विशेष प्रकार का जो एग्रोग्राफ है इसमें महीनों के अनुसार दैनिक कार्यों की प्रकृति एवं उनकी घंटों में अवधि को वर्ताकार वक्रों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस तरीके के वृत्त के आकार के वक्र के आकार के या वृत्त के आकार के वक्रों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार के एग्रोग्राफ या मिश्रित वर्ताकार आरेख में से मौसमी क्रियाकलापों के क्रम या ताल को प्रदर्शित किया जाता है। ध्यान रखना, सबसे स्पेशल बात मैंने क्या बोला था स्टार्ट में कि भाई जो एग्रोग्राफ है ओगिलवी का एग्रोग्राफ है, इन दोनों में अंतर है कुछ। देख लो यहाँ पर अंतर दिख गया आपको। एग्रोग्राफ में क्या इंडिकेट हो रहा था, ओगिलवी के एग्रोग्राफ के द्वारा हम क्या दिखा रहे हैं,
मौसमी क्रियाकलापों के क्रम को। क्रम का मतलब होता है उनके एक क्रमबद्धता को, उनके क्रम को। भाई क्रम क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्रम से संख्याएं हैं। ठीक है, तो अग्रोग्राफ, जो ओगिलवी का अग्रोग्राफ है, जिसको मिश्रित आरेख वर्ताकार आरेख भी बोलते हैं, इसके द्वारा मौसमी क्रियाकलापों के क्रम और ताल को रिप्रेजेंट किया जाता है। हीदर ग्राफ, हीदर ग्राफ क्या है भाई? हीदर ग्राफ की रचना का श्रेय ग्रिफिथ टेलर को जाता है। पहली बात बहुत महत्वपूर्ण है, आपको पता होनी चाहिए कि हीदर ग्राफ सबसे पहले किसने दिया था? ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। ठीक है, और एग्रोग्राफ शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? एक गैडे ने किया था। ओगिलवी ने कब किया था एग्रोग्राफ शब्द का प्रयोग? ये भी आपको पता होना चाहिए। हीदर ग्राफ की रचना क्लाइमोग्राफ के भांति होती है। सबसे महत्वपूर्ण लाइन है ये दोनों। बाकी सारी इंपॉर्टेंट लाइनें लिखता हूँ मैं, अदर कुछ भी नहीं लिखता वेस्टेज वाली चीज़ें, लेकिन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। हीदर ग्राफ मिलान करवा लेता है, ये मिलान करवा लेता है, ध्यान रखना। मिलान का क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि हीदर ग्राफ की रचना किसने की? मिलान करो, हीदर टेलर ने की थी। यहाँ पर 4 बातें लिख देगा, यहाँ पर 4 बातें लिख देगा। जैसे यहाँ पर एग्रोग्राफ लिख दिया, यहाँ पर गैडे लिख दिया, यहाँ पर हीदर ग्राफ लिख दिया, यहाँ पर टेलर लिख दिया। अब आपको पता ही नहीं तो क्या करोगे? यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय मानचित्र लिख दिया, यहाँ पर बैंक लिख दिया। अब कराओ, मैच करवाने के लिए दे दिया उसने। 3 अलग अलग जगह से क्वेश्चन पॉइंट उठाए, आपस में मैच करवा लिया। अब आपको पता ही नहीं है तो आप कहाँ से ठीक करोगे? पता होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरी बात, हीदर ग्राफ है ना, वो रचना की दृष्टि से बिल्कुल क्लाइमोग्राफ जैसा है। आप चाहे हीदर ग्राफ बना लो, आपको क्लाइमोग्राफ बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि आप क्लाइमोग्राफ बनाओगे तो आपको हीदर ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिसमें औसत मासिक तापमान व वर्षा के मूल्यों को क्रमशः कोटि एवं भुजाओं के रूप में दिखाया जाता है। ध्यान रखना, मैंने क्या बोला? हीदर ग्राफ और क्लाइमोग्राफ में कोई अंतर नहीं है, केवल अंतर इतना ही है कि हीदर ग्राफ में क्या किया जाता है? तापमान और वर्षा के मूल्यों को दिखाने के लिए भुज और कोटियों का प्रयोग किया जाता है। हीदर ग्राफ के द्वारा तापमान और वर्षा के मूल्यों को दिखाने के लिए भुज और कोटियों का प्रयोग किया जाता है। ये सबसे स्पेशल बात है इसमें, जो क्लाइमोग्राफ से अलग करती है। ठीक है, हीदर ग्राफ और क्लाइमोग्राफ बनाने की विधियां बिल्कुल एक समान है। केवल अंतर इतना है कि हीदर ग्राफ में औसत मासिक तापमान, औसत मासिक वर्षा के आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। एक अलग अंतर ये भी है कि हीदर ग्राफ है जो बिल्कुल क्लाइमोग्राफ जैसा बनता है। क्लाइमोग्राफ और हीदर ग्राफ बनाने की जो मेथड है बिल्कुल सेम है, लेकिन हीदर ग्राफ में क्या किया जाता है? औसत मासिक तापमान और औसत मासिक वर्षांत के आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है कार्टोग्राम। मानारेख किसी क्षेत्र की मूल आकृति को किसी विशेष उद्देश्य से विकृत कर सांख्यिकी आंकड़ों को का आरेखी विधि से मानचित्र पर प्रदर्शन किया जाता है। किसी क्षेत्र की मूल आकृति को किसी विशेष उद्देश्य से विकृत कर सांख्यिकी आंकड़ों का आरेखी विधि से मानचित्र पर प्रदर्शन किया जाता है, उसको कार्टोग्राम या मानारेख कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्टोग्राम या मानारेख कहते हैं। उसके बाद आता है विमीय आरेख, डायगोनल डायग्राम। इसमें इसके लिए कुछ ज्यामितीय आकृतियां जैसे दंड है, आयत है, वर्ग है, घन है, वर्त है, गोला है आदि का प्रयोग किया जाता है। जो डायगोनल डायग्राम होता है ना, डायमेंशन जो डायग्राम होता है, जो विमीय आरेख होता है ना, उसमें क्या किया जाता है? उसमें प्रेजेंट करने के लिए, विमीय आरेख में प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न प्रकार के दंडों का, आयतों का, वर्गों का, घन का, वृत्त का, गोलों का आदि का प्रयोग किया जाता है। कोई भी ज्यामितीय आकृति के अधिक से अधिक 3 विमाएं होती है। ध्यान रखना, कोई भी ज्यामितीय आकृति बना लो, उसके 3 विमाओं से ज्यादा विमा नहीं होती। अब आप बोलोगे कि सर त्रिभुज में 3 हो रही हैं, लेकिन इसमें तो 4 हो रही है ना। अरे भाई 4 कहाँ हो रही है? ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है। इस साइड से लोगे तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। ठीक है, इस तरीके से कोई भी डायग्राम बना लो आप ज्यामितीय का, उसमें मैक्सिमम 3 विमाएं बनती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिकों की क्लास थी, मात्र 15 मिनट की थी, लेकिन ध्यान रखना यहाँ से एक क्वेश्चन 100% बनेगा। आज नाइट तक
ज्योग्राफी की एक क्लास और अपलोड हो जाएगी। अब पर डे 2 क्लास चलेंगी। आज की क्लास मैं बिल्कुल छोटी बना रहा हूँ क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिकों का था। कल से रेगुलर हर क्लास कम से कम 40 से 45 मिनट की होगी, पर डे 2 क्लास होंगी। अब अच्छे से सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ, जबरदस्त तरीके से पढ़ना है। अगले 4 दिन के अंदर अंदर मैं कभी भी टेस्ट ले सकता हूँ। 2015, 16, 17, 18, 19 और 20 इन पेपरों का यदि एक भी क्वेश्चन गलत हो गया ना, आगे मेरे से पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत मत करना। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए इनमें से। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय।